मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस्ड केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ के एपिसोड नंबर 13 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103 पर मौजूद हैं एक्सरसाइज के MCQs। याद रहे मेरी हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ किताब ही की लाइंस को एक्सप्लेन किया जाता है। आपको लगता है शायद मैंने खुद की कुछ तख्लीकी लिखाई लिखी है। अरे नहीं बाबा, आप ही की किताब के पॉइंट्स बना दिए हैं, आप ही की किताब की हेडिंग्स बना दी हैं। लेकिन कुछ लोग इतने काम करने से आ रही हैं कि वो कहते हैं कि जनाब आप किताब से पढ़ाया करें क्योंकि हमने किताब भी नहीं खोलनी। ओ भाईजान, मेरी वीडियो लगाओ, किताब खोलो, किताब के ऊपर पॉइंट्स बनाओ, किताब के ऊपर हेडिंग्स लगाओ, कुछ खुद भी कर लो मेरी जान, कि सारी ड्यूटी मेरी लगा दी है। लो जनाब, तो इन दिस वीडियो द वर्डिंग्स आर सेम एज इन द टेक्स्ट बुक वाली वर्डिंग्स हैं। इन्हीं की हेडिंग्स बनाएं और इनके पॉइंट्स बनाएं। और अगर उन हजरात यानी वो वाले हजरात जिनको मेरे वाले ही नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने वो नोट्स दे दिए हैं। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब, और वो है एक्सरसाइज के MCQs विद करेक्ट आंसर एंड रीजनिंग। मैं आपको ना सिर्फ अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक बड़ी है, मैं नहीं करते बेटा, बकरा मैं करता हुआ अपने ऊपर छुरी फिरवा लेता है। तो जनाब अल्लाह के इज़्न से हम लोग ये कर रहे हैं। तो जनाब मैं आपको फिर दूंगा ना सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बल्कि उस ऑप्शन को क्यों चुना गया है उसका रीज़न भी, ठीक है, ताकि अगर आपको आपके स्कूल टीचर्स या एकेडमी टीचर्स या गाइड बुक्स गलत गाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसकी करेक्शन कर सको। तो जनाब विच एसिड इज़ नॉट यूज्ड एज अ फूड और मिक्स विद फूड, कहते हैं वो कौन सा एसिड है जिसको आप फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते या फूड आइटम्स में मिक्स नहीं करते। तो जनाब वो है फॉर्मिक एसिड। देखो, टार्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये कहीं ना कहीं किस में यूज़ हो रहे हैं? फूड में। टार्टेरिक एसिड टैमराइंड में था। एस्कॉर्बिक एसिड को वैसे ही विटामिन सी कहते हैं, तो हर सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड जो है ये बतौर विनेगर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीज़न, टार्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं, और सिट्रिक एसिड्स आर कॉमन फूड एसिड्स, मगर फॉर्मिक एसिड इज़ नॉट यूज्ड इन फूड बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक, ये पॉइजनस हो सकता है। तो याद रखें, फॉर्मिक एसिड वाली चीज़ मेरे बच्चों ने नहीं खानी पीनी, गॉट इट, क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये पॉइजनस है। जी, वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड, कहता है वो कौन सी गैस है जो ब्रेड को ऊपर तक ले जाती है एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। और क्या ऑक्सीजन गैस ब्रेड को ऊपर लाती है? नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके अंदर हम करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो समझ गए, तो ग्लूकोज को डाल देते हैं उसमें आटे के अंदर और साथ खमीर यानी कि यीस्ट डाल देते हैं। तो यीस्ट जो है वो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लेड कह रहा हूँ, ब्रेड को फुला देता है और फिर हम उसको बेक कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ यूज। अब मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पर अच्छा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज, ठीक है। रीज़न जनाब, बेकिंग पाउडर NaHCO3 जो कि बेकिंग पाउडर है, इट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स ब्रेड राइज एंड सॉफ्ट। अच्छा, अब चूंकि ये एसिड्स बेस वाला चैप्टर है तो उसके अंदर उन्होंने क्या बना दिया है, ये बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल बताया, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर की वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को उसी तरह फुलाती है जिस तरह आपकी फूंक बैलून को फुलाती है। और उसके बाद आप फूले हुए गूंदे हुए आटे को आप बेक कर लेते हो और आपकी क्या बन जाती है जनाब? ब्रेड बन जाती है। डन। तीसरा है जी, प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विद एसिड्स, कहता है बताइए कि अगर एक एसिड मेटल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? मेटल्स आर डिसॉल्व्ड। नंबर 2, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट्स। नंबर 3, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड ऑल दी अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू। तो जनाब इसका आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि मेटल ख़त्म हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करके उसका सॉल्ट बना देगा और नतीजे में एसिड का हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। तो ये जनाब ऑल दी अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर true, so D option is the correct option. So when metals react with acids, metals dissolve and metals also form salts, and in the reaction hydrogen gas is also released. Done. अगला आ गया जनाब, how many hydroxide ions and calcium hydroxide ions will release in water, कहता है कि जनाब हाइड्रोक्साइड आयंस कितने बनेंगे, कितने OH माइनस बनेंगे जब CaOH होल ट्वाइस आयोनाइज होगा। तो पुत्र रीज़न में मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। तो ये टूटेगा Ca2 प्लस में और 2 अदद OH माइनस बनेंगे। डन, क्योंकि OH के बाहर होल ट्वाइस
ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है तो 2 अदद OH माइनस बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। तो बी के मुताबिक जनाब 2 हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। डन। अब आ जाए जनाब नंबर 5 पर। कहता है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4। ठीक हो गया जी। H3PO4 और KOH आपस में मिल रहे हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH विल रिएक्ट विद द मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। तो मेरी जान आपने यहाँ पर या तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है या सिंपल सा फंडा है वो ये है कि H3PO4 में कितने H हैं बताओ। 3 H है ना। H3PO4 में 3 H हैं तो उसके लिए OH भी हमें 3 अदद चाहिए होंगे। तो KOH में चूंकि एक OH है तो हमें 3 अदद KOH चाहिए होंगे। क्लियर हो गया। तो रीज़न H3PO4 हैज़ 3 एसिडिक हाइड्रोजन्स, मतलब कि 3 अदद हाइड्रोजन्स निकलते हैं, लिहाजा वो 3 अदद KOH मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके तो पानी बनाएंगे। समझ में लग गए। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH इज नहीं आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिएक्ट विद H3PO4। समझ गए। तो H3 के हिसाब से आपने OH को डिज़ाइन कर लेना है। जितने जितने H उतने OH। तो अगर H 3 है तो OH भी 3 होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो KOH इस तरीके से 3 आएंगे। ले जनाब अगला आ गया विच एसिड इज़ यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप। कहता है सोप बनाने में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है। तो मेरा पुत्र स्टीयरिक एसिड इस्तेमाल होता है। कौन सा जनाब। स्टीयरिक एसिड। तो कहता है स्टीयरिक एसिड इज़ अ फैटी एसिड यूज इन सोप मेकिंग। तो याद रहे टार्टेरिक एसिड नहीं होगा, सिट्रिक एसिड नहीं होगा, स्टीयरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है सोप मेकिंग में, और ऑक्सैलिक एसिड भी सोप मेकिंग में इस्तेमाल नहीं होता। अब आ जाए नंबर 7 में। तो नंबर 7 है जी विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। वो कौन सा कंपाउंड है जो बनेगा जब सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये चीज़ हमने एसिड रेन वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जब H2O से SO2 मिलेगा तो जनाब सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3 बनेगा। ठीक है। रीज़न देखो SO2 प्लस H2O। तो पुत्र इसको रीज़न में इसको जमा कर लो तो H2 एक S और O टोटल 3 हो गए। इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है तो जनाब सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। ना SO3 बनने वाला है, H2SO4 भी बन सकता है लेकिन वो फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। ना H2SO4 बनेगा ना H2S2O7 भी नहीं बनेगा। डन। सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड कम ऑन H2SO3। तो ये था 7th MCQ। तो जनाब अगला जो है वो आया नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। तो याद रहे ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में है, टोमेटो में। डन। स्क्रीन पर टैमराइंड शायद गलती से मैंने वो लगा दिया, मैं उस वक्त किसी से बातचीत कर रहा था। तो याद रखें ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में है। ठीक है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड मौजूद है। सो टोमेटो इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपके इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज में भी, मतलब सेकंड पेज में वो जो एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फलाना एसिड किस में मौजूद है। तो ऑक्सैलिक एसिड इज़ फाउंड इन व्हाट। इट इज़ फाउंड इन टोमेटो। डन हो गया। लो जी नंबर 9 है जी 9th MCQ। विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कॉन्जुगेट बेस। मेरा बेटा लफ्ज़ जब कॉन्जुगेट लग जाएगा तो आपने हमेशा प्रोडक्ट्स में ढूंढना है। डन। जब वर्ड कॉन्जुगेट बन जाएगा तो आपने रिएक्टेंट्स को छोड़कर किसको देखना है, प्रोडक्ट्स को। तो प्रोडक्ट्स में अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है जी CH3COO- और प्रोटॉन डोनर कौन है, H3O+। तो पुत्र जी रिवर्स रिएक्शन के एसिड और बेस को कॉन्जुगेट एसिड या बेस कहेंगे। एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो रिवर्स रिएक्शन के प्रोटॉन एक्सेप्टर को दैट इज CH3COO- को हम क्या कह देंगे कि ये कॉन्जुगेट बेस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो C है, CH3COO-। ये कॉन्जुगेट बेस है। रीज़न क्या है आपने रिवर्स रिएक्शन की देखनी है। तो रीज़न पढ़ लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस इज द स्पीशीज फॉर्म्ड आफ्टर एन एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन। तो मेरा पुत्र रिएक्टेंट्स में अगर आप एसिड को देखो तो एसिड CH3COOH था। जब इसने प्रोटॉन दे दिया तो जब एसिड प्रोटॉन दे देता है तो पीछे जो चीज़ बचती है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो CH3COOH एसिड था, गिव्स प्रोटॉन एंड फॉर्म्स व्हाट, कॉन्जुगेट बेस। डन। और 10th MCQ आ गया जो कि लास्ट वाला है। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट विद अ सब्सटेंस Z। कहता है कोई भी सब्सटेंस है जब उसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ तो एक गैस निकली, अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और उस गैस ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। तो जब गैस रेड लिटमस को ब्लू कर रही है तो वो ज़रूर कोई बेसिक गैस होगी। सो व्हाट इज़ द रिएक्शन। कहता है वो रिएक्शन क्या है। कहता है जनाब रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट हुआ है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ है, एंड रिएक्शन ऑफ एन एल्कली विद एन एसिड हुआ है। और डी था कि रिएक्शन ऑफ एल्कली विद एमोनियम सॉल्ट हुआ है। अच्छा भाई इसका इन सारों में से हमने डी को चुना है कि एल्कली का रिएक्शन हुआ है एमोनियम सॉल्ट से। पुत्र लास्ट टॉपिक में मैंने अपने बच्चों को बताया था
कि अमोनियम सॉल्ट से जब एल्कली रिएक्ट करती है तो नतीजे में अमोनिया गैस ये खारिज होती है, और वो गैस वो बेसिक है, और अमोनिया चूँकि बेसिक इन नेचर है तो लिहाजा उसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया। अच्छा, बाकी जो है ना रिएक्शंस में देखो, ए और बी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, तो बेटा वो ऑक्साइड ऑफ जो नॉन मेटल है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो ए और बी में CO2 बन रही है, तो वो क्या बनेगी जनाब, बोलिए। वो गैस जो है वो एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ए और बी इसलिए हमने चूज़ नहीं किया। और सी ऑप्शन जो है वो उसके अंदर तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा ना, एल्कली प्लस एसिड गिव्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर, गॉट इट। तो लास्ट ऑप्शन वाज द बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पर इस वीडियो में हमने MCQs डिस्कस करने थे और मैंने अपने बच्चों के साथ भरपूर डिस्कस किए, ठीक है। तो इसके साथ ही सर अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के ईमान में रहिए, महफूज रहिए, खुदा हाफ़िज़।